नमस्कार जोहार साथियों। आज हम लोग बात करेंगे मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि मेरा मिशन 15 जेपीएससी प्रीलिम्स को लेकर के एक सीरीज चल रहा है यूट्यूब पर, और मैं लगातार आपको पेपर सेकंड का जो है झारखंड जीएस के संदर्भ में मैं लगातार आपको एक एक वीडियो करके ले आ रहा हूँ, एक एक टॉपिक के पर डे। ठीक है, तो अगर आप लोग पिछला वीडियो मेरा नहीं देखे होंगे तो जरूर देख लीजिएगा। चलिए शुरू कर रहे हैं बिना समय गवाए इधर उधर की बात किए हुए। ठीक है, टू दी पॉइंट। मेरा वीडियो बहुत शॉर्ट होगा, बहुत कम समय में सारी चीज़ों को मैं समाहित करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि झारखंड में टोटल जो है 33 जनजातियाँ हैं। कितनी जनजातियाँ हैं? 33 जनजातियाँ हैं। और 33 जनजातियों में अगर आप देखोगे तो 33 में टोटल जो जनजातियाँ हैं हमारे यहाँ एक्चुअली में, ठीक है, 33 में जो हो जनजाति है ना, वो हो जनजाति, एक मिनट, हाँ, वो जो हो जनजाति है वो चौथी नंबर की जनजाति, ध्यान रखिएगा, जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, यानी सबसे पहला जो है वो संथाल जनजाति है। इसके बाद आप देखिएगा हो जनजाति चौथा नंबर पे आती है। ठीक है, संथाल के बाद उरांव, फिर मुंडा, फिर हो। खैर, अगर बात करें तो इनका जो निवास स्थान है ये कोल्हान क्षेत्र में है। कोल्हान क्षेत्र अगर आप झारखंड का ऐसे मैप बना करके आप देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, ये कोल्हान क्षेत्र कहलाता है। ध्यान रखिएगा, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम का क्षेत्र। ठीक, और इस क्षेत्र में आप देखोगे हो जनजातियों की बहुलता है। हो जनजाति जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंध रखती हैं और इनकी भाषा हो है। ठीक, और जो भाषा है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक यानी जो मुंडा भाषा परिवार का एक भाषा है। शुरुआत में इनकी सामाजिक व्यवस्था मातृशतात्मक थी, बाद में इनका जो व्यवस्था है वो पितृशतात्मक हो गई। ये तो आपने बेसिक कुछ बातों को समझने की कोशिश करी। ठीक, एक बात यहाँ पर समझिएगा, जो हो जनजाति में खासकर जो मुंडा मान की व्यवस्था है कहीं ना कहीं वो मुंडा जनजाति से ही संबंधित है। यानी मुंडा जनजाति की ही एक उपजाति के रूप में आप कह लीजिए, उप कैटेगरी के सब कैटेगरी के रूप में जो है उपजाति के रूप में हो जनजाति भी आती हैं। ठीक है, और यही कारण है कि आप देखिएगा मुंडा जनजाति की बहुत सारी व्यवस्था का उनमें मिलता जुलता रहेगा व्यवस्था। ठीक, अब अगर हम लोग बात करें मुंडा शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो मुंडा मान की शासन व्यवस्था है, इनकी जो पारंपरिक व्यवस्था है इसी को एक तरह से मुंडा शासन मुंडा मान की व्यवस्था कहा जाता है। सबसे मेन फैक्चुअल बात आप ध्यान रखिएगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक तरह से प्रारंभिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में माना जाता है इस व्यवस्था का, मुंडा मान की व्यवस्था को। क्लियर? क्योंकि आप जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहाँ पे लिच्छवी के संदर्भ में आप पढ़िएगा। ठीक है, भारत के संदर्भ में। ठीक है, तो लिच्छवियों के संदर्भ में आप देखिएगा, लेकिन आप झारखंड के संदर्भ में आप देखिएगा तो जो मुंडा मान की जो व्यवस्था है ये प्रथम गणतांत्रिक या लोकतांत्रिक व्यवस्था। अब चूंकि जब पॉलिटी पढ़ोगे आप वहाँ पे दोनों में आप डिफरेंस देखिएगा। ठीक है, ये पॉलिटी क्या होता है, यानी सॉरी लोकतंत्र क्या होता है और गणतंत्र क्या होता है। जैसा कि आपको पता है गणतंत्र का मतलब होता है, रिपब्लिकन का मतलब हो गया कि जिसका हेड ऑफ द नेशन विच इज इलेक्टेड बाय द पीपल, दैट प्रोसेस इज या फिर दैट सिस्टम इज कॉल्ड रिपब्लिकन सिस्टम। लेकिन आप जब लोकतंत्र में देखोगे तो लोकतंत्र में जनता के द्वारा जो चुनी हुई व्यवस्था है उनकी जो पार्टिसिपेशन है उसको एज ए लोकतंत्र कहा जाता है। खैर, तो आप पॉलिटी में डिटेल्स पढ़िएगा। खैर, अब यहाँ पर एक वर्ड आया है विल्किंसन रूल। अब इसके संदर्भ में थोड़ा सा पढ़िए, ये क्या है भाई व्यवस्था विल्किंसन रूल के संदर्भ में। ठीक, तो अगर आपको पता होगा क्या, अगर आपको कोल विद्रोह के संदर्भ में अगर जानकारी होगी, ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। किसके संदर्भ में? कोल विद्रोह के संदर्भ में। अब एक्चुअली हुआ क्या, 1831-32 के संदर्भ में आप देखिएगा कि कोल विद्रोह आरंभ होता है, और 1831-32 में आप जब देखिएगा कोल विद्रोह हुआ तो इसके बहुत सारे रीजन से कोल विद्रोह है ना। अंग्रेजों के द्वारा बहुत ज़्यादा शोषण किया जा रहा था जनजातियों की। ठीक है, उनकी भूमि हड़प ली जा रही थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जब अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, लगान बहुत ज़्यादा लिए जाते थे, महाजनों का शोषण, पारंपरिक उनकी व्यवस्था में हस्तक्षेप कर देना, ये बहुत सारे रीजन थे। और यही कारण था कि उस समय के चाहे वो बुधु भगत हो या मदारा महतो या फिर सिंहराय मानकी, विंदराय मानकी, ये सारे लोग लीड किए थे उस विद्रोह को। और इसका परिणाम ये हुआ कि 1834 में आप देखिएगा एक तरह से साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में इन्होंने स्थापित करी। ठीक है, यानी दक्षिण पश्चिम
फ्रंटियर एजेंसी, और इसका हेडक्वार्टर इन्होंने रांची को बनाया, जिसे विल्किंसनगंज के रूप में जाना जाता था शुरुआत में, ध्यान रखिएगा, क्लियर। और यहीं से इन्होंने कोल्हान क्षेत्र में एक तरह से आगे चल के एक रूल लागू किया 1837 में, जिसका नाम था विल्किंसन रूल, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो विल्किंसन रूल था लागू किया गया, इसमें इनकी जो ट्रेडिशनल व्यवस्था थी, पारंपरिक व्यवस्था थी, उसको थोड़ा बहुत इनको मान्यता दी गई। क्यों? क्योंकि ताकि इनके ऊपर हम कंट्रोल कर सकें, इनकी व्यवस्थाओं को थोड़ा सा तवज्जो दे करके, और इनके ऊपर हम शासन कर सकें इन बात को लेकर के, ठीक है। ये तो कुछ आपने बेसिक समझा, क्योंकि जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा झारखंड का, वहाँ पे कोल विद्रोह बहुत डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे, और तब जा करके और चीज़ें क्लियर होंगी। खैर, अब देखिएगा इनकी जो व्यवस्था है वो कैसे काम करती है दरअसल। तो आप देखोगे जो गांव है ना, गांव के स्तर पे जो सारी चीज़ें देखने का काम है, वो एक मुंडा नाम करके व्यक्ति होंगे, वही एक तरह से देखते हैं। अब यहाँ पर गांव के प्रधान भी कहलाएंगे, गांव के मुखिया भी कहलाएंगे, गांव के हेड भी कहलाएंगे। और जब अगर गांव के ऑल इन ऑल हैं ये, तो प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक, न्यायिक सारी व्यवस्थाओं का संचालन नहीं करेंगे। गांव के स्तर पर मालगुजारी संबंधित चीज़ों को भी देखेंगे, पंचायतों का बैठक का एक तरह से अध्यक्षता भी करेंगे, निर्णय लेंगे, उसको लागू भी करवाएंगे, और इवन गांव के लोगों के द्वारा ही इनको चुना जाएगा। और साथ ही साथ इनको, ये जो गांव के जो प्रधान हैं, इनको सहयोग करेंगे एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम है डाकुआ। तो डाकुआ एज ए इनका सहयोगी के रूप में काम करते हैं, यानी डाकुआ के सहयोग से ही जो मुंडा होते हैं वो मुंडा मान की व्यवस्था के अंदर गांव के प्रशासन को देखते हैं, ठीक। तो डाकुआ के संदर्भ में हमने बता दिया कि इनका क्या होते हैं, हेड होते हैं, मतलब सहायक होते हैं। तो डाकुआ अगर सहायता कर रहे हैं मुंडा का, तो ये क्या करेंगे, एक तरह से संदेश को जनता के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, या फिर सूचना को, जो भी निर्णय होगा वहाँ तक बात को पहुँचाने का काम करेंगे। तो एक तरह से आप देखोगे इस प्रशासनिक व्यवस्था में गांव के स्तर पे बहुत बड़ा भूमिका होता है, चाहे मुंडा का हो या फिर डाकुआ का हो। ये आपने समझने की कोशिश करी यहाँ तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, एक होता है गांव के स्तर पे, तो आपने देख लिया। अब बहुत सारे गांव के मिला के, इवन जनरली कहीं कहीं लिखा रहता है 15 से 20 गांव, इनको मिलाकर के एक जो व्यवस्था बनेगा, दैट इज कॉल्ड पीड़ कहते हैं उसको, ठीक है। क्या बोलते हैं? पीड़। और ये जो पीड़ होता है ना, इसके हेड होते हैं मानकी। कौन होते हैं? मानकी, ध्यान रखिएगा, ठीक। और एक तरह से अंतर्ग्रामीण व्यवस्था है, ध्यान रखिएगा, क्या है? अंतर्ग्रामीण इकाई के रूप में काम करती है पीड़, ठीक। और बहुत सारे गांव इसमें जुड़ जाते हैं पीड़ के अंतर्गत, और वहाँ पर सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक जो है एक दूसरे के साथ वो जुड़ जाते हैं, ठीक। और यही कारण है कि जब भी पीड़ में जब पंचायतें बुलाई जाती हैं, ठीक है, पीड़ के स्तर पे पंचायतें जब आएंगी, तो यहाँ पे सभी गांवों के जो मुंडा होंगे ना, जो प्रधान या फिर जो डाकुआ, इन सबका यहाँ भागीदारी आवश्यक है, ठीक है। ये आप समझ लीजिएगा, क्लियर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें मानकी, जैसा कि मैंने आपको बताया, मानकी क्या करते हैं, तो मानकी जो होते हैं ना, पीड़ का प्रधान के रूप में काम करेंगे। यानी जो मुंडा हैं, मुंडा तो अपना एक गांव का हेड हो गए, लेकिन मुंडा से आगे चल के 15 से 20 गांव के हेड के रूप में मानकी काम करते हैं। और यही कारण है इस व्यवस्था को मुंडा मानकी व्यवस्था कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब कई गांव को एक तरह से वो लीड करते हैं, रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर अंतर्ग्रामीण अगर कोई विवाद है, ठीक है, उसको निपटाएंगे, जात के भेदभाव है या फिर कोई भी मैटर है, तो वहाँ पे मानकी के स्तर पे, यानी जो पीड़ है ना, इस पीड़ के स्तर पे जो एक अधिकारी बैठा हुआ है मानकी, इसके द्वारा ही सारी चीज़ें एक तरह से क्या की जाएगी, डिसीजन को ली जाएंगी। और इवन की जो राजस्व वगैरह वसूला जाएगा पीड़ के स्तर पे, तो उनमें से मानकी को भी एक अंशदान के रूप में दिया जाता है। ये आप समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब चलिए एक और, जैसे अंग्रेजों के समय आप देखिएगा एक वर्ड आया तहसीलदार, ठीक है। तो राजस्व अधिकारी के रूप में ही काम करते हो जनजाति के संदर्भ में, आप देखिएगा, क्लियर। और इनका काम मुख्य क्या है? लगान को वसूलना। लगान मतलब टैक्स, टैक्स मतलब राजस्व, ठीक है। जैसे पहले लगान ही इसको बोला जाता था मुगलों के समय में भी। और ये टैक्स वसूलेंगे, ठीक है। राजस्व संबंधी जो भी प्रशासनिक कार्य हैं उनका संचालन जो है वो करते हैं, और एक तरह से मानकी को सहयोग करेंगे इस स्तर पे, पीड़ के स्तर पर, ठीक है। तो मानकी के सहयोगी के रूप में भी कौन काम करेंगे? तहसीलदार, ठीक। यहाँ तक आई थिंक समझ गए होंगे। अब आइए एक और जो मुंडा मानकी व्यवस्था के अंतर्गत एक जो पद है वो है द्यूरी का पद, ठीक है। और जो द्यूरी है ना, ये धार्मिक प्रमुख होता है, मतलब एक तरह से पुरोहित कह लीजिए आप। जैसे आप इसके पहले पढ़े होंगे मुंडा जनजाति के संदर्भ में जो पाहन होते हैं, तो उसी प्रकार से आप देखोगे हो जनजाति के संदर्भ में जो पुरोहित होते हैं उनको एज ए द्यूरी
है ना, एक तरह से कहा जाता है। ठीक, तो दिउरी गांव का जो धार्मिक प्रधान होगा पुरोहित कहलाएगा, और जब पुरोहित है तो पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, विवाह, पर्व त्योहार सारी चीज़ों को संचालित करेगा, धार्मिक विवादों का निपटारा करेगा, और इसको हेड कर सहायता करेगा यात्रा दिउरी, एक और पद होता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको मैंने समझा दिया। अब आइए नेक्स्ट जो है जो न्याय व्यवस्था होता है ना, एक्चुअली ये तीनों लेयर से मिलकर बनता है। जैसे आप अभी भी देखोगे भारतीय न्यायिक व्यवस्था में लोअर कोर्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट के स्तर पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गई, या फिर राज्य के स्तर पे जैसे हाई कोर्ट हो गई, या फिर पूरे देश के लेवल पे सुप्रीम कोर्ट हो गया। तो यहाँ पर आप देखिएगा जो अंतिम अपील है ना, यहाँ पे 3 मानकी मिलकर के काम करते हैं एक्चुअली। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है ना कि अगर पीड़ के स्तर पे जो मानकी है ना, अगर वो चीज़ों को नहीं निपटा पा रहे हैं, उस परिस्थिति में 3 मानकी से मिल करके एक